Hello everyone. So today we will discuss about share capital and alterations of share capital. So let's start. Firstly, what is the meaning of share capital? So before starting with the meaning of share capital, let us discuss the meaning of share because it is a combination of two words, that is share and capital. So what is share? It is regarded as good in India. मीन्स इंडिया में हम उसे क्या है, एक गुड की तरह ट्रेड करते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होते, सो ऐसे ही हम इंडिया में एक शेयर को एक गुड की तरह ट्रेड करते हैं जिसकी हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. इट इज़ अ नॉमिनल वैल्यू विद डिस्टिंक्टिव नंबर इन अ कंपनी, कि हर कंपनी में शेयर जो भी जितने भी शेयर होते हैं उसका कोई ना कोई डिस्टिंक्टिव नंबर होता है. हर शेयर का नंबर सेपरेट वेरी करता है एक दूसरे से. शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल, कि कंपनी की कैपिटल का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, शेयर होता है. एंड शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल डिनोट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज्ड और टू बी रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर बाय कंपनी एंड इश्यू इन द एक्सप्रेशन. कि इसका मतलब क्या है? शेयर कैपिटल क्या है? वो अमाउंट जो एक कंपनी ने पब्लिक में इशू किया, अगर पब्लिक कंपनी है, अदरवाइज प्राइवेटली वो इशू करेगी अगर वो प्राइवेट कंपनी है. मीन्स इशू करके जो कैपिटल उसने अर्न की है वो क्या होती है? हमारी शेयर कैपिटल. मान लो एक कंपनी है, उसने 1000 शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ 10 ईच. इट मीन्स उसकी शेयर कैपिटल क्या है? हमने शेयर कैपिटल का मीनिंग किया ना, इट डिनोट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज, कि उन्होंने रेज किया कैसे? इशू करके. तो जो इशू किए उन्होंने कितने? 1000 एट द रेट 10. तो अब टोटल कितने में उनकी शेयर कैपिटल हो जाएगी? 10,000. यानी कि शेयर, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ शेयर जो होता है वो हमारी क्या होती है? शेयर कैपिटल. ये शेयर कैपिटल का फॉर्मूला है कि अगर हमें न्यूमेरिकल वे में शेयर कैपिटल निकालनी हो तो नंबर ऑफ शेयर इनटू में वैल्यू ऑफ शेयर करते हैं तो हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल आ जाती है. इसी एग्जाम्पल से हमारा शेयर कैपिटल एज वेल एज शेयर का भी मीनिंग क्लियर हो रहा है कि अगर हमारी शेयर कैपिटल 10,000 है इस और हर शेयर की वैल्यू 10 है, इसका मतलब हमारे पास कितने शेयर हैं? 1000 शेयर हैं. मीन्स हर एक शेयर की वैल्यू क्या है? 10. तो एक क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारी शेयर कैपिटल की. हमारी टोटल शेयर कैपिटल है 10,000, जो कैसे आई है? हमारे जो 10 से डिवाइड करके, क्योंकि 10 क्या है? वैल्यू है. हमारे पास टोटल कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स हैं. सो 1000 शेयर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर नंबर ऑफ शेयर जितने भी हमने इशू किए हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उनकी फेस वैल्यू से, तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे शेयर कैपिटल. नाउ काइंड्स ऑफ शेयर, कि शेयर कैपिटल किससे बनी है? शेयर से ही तो बनी है. जब हम शेयर को उनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमने पब्लिक से कैपिटल रेज किया उसी को तो हम बोलते हैं ना शेयर कैपिटल. सो सबसे पहले उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि शेयर कितने टाइप के होते हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ शेयर, दैट आर इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. इक्विटी शेयर मीन्स दोज शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, कि वो सारे शेयर जो प्रेफरेंस के अंडर नहीं आते, बचे हुए सारे शेयर कौन से शेयर होते हैं? इक्विटी शेयर्स. दीज शेयर कैरी द राइट टू रिसीव द होल द प्रॉफिट, कि इन शेयर के पास क्या अथॉरिटी या क्या राइट होता है कि एक बार जो प्रॉफिट हमने डिविडेंड और जो भी पे करना था, पे करने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है उस पे सारा राइट या सारा हक किसका होता है? इक्विटी शेयर्स का होता है. प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? अब प्रेफरेंस शेयर होते हैं जैसे हमारी कंपनी को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 8,000 हमने क्रेडिटर्स को देने थे, हमारे पास 8,000 बच गए, उसमें से हमें क्या है? प्रेफरेंस को हमेशा डिविडेंड देना ही होता है. तो हमने डिविडेंड दे दिया, फिक्स्ड रेट का उनका डिविडेंड हो गया 5,000. हमारे पास जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच गया उसमें और किसी का कोई भी हिस्सा नहीं होता, ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर होते हैं लायबल उसके लिए, वही उसे गेन कर सकते हैं. बट इफ नो प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर पेइंग द प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास 5,000 ही प्रॉफिट बचा था और 5 के 5,000 हमने प्रेफरेंस को एज ए डिविडेंड दे दिए, तो इक्विटी शेयर को कुछ नहीं मिलता, उनको लॉस भी बियर करना पड़ता है अगर कंपनी लॉस को सफर कर रही है तो. द होल्डर ऑफ सच शेयर विल नॉट गेट एनी डिविडेंड, दे आर द रियल ओनर. इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? जो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, यही कंपनी की मैनेजमेंट है, इनको कंप्लीट वोटिंग राइट होते हैं. सो ये क्या है? सबसे ज़्यादा इनको राइट्स होते हैं, वो वाले कौन से शेयर होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं. कि इनको मान लिया कि इनको सबसे लास्ट में पेमेंट की जाती है, लेकिन वोटिंग राइट इनकी होते हैं, मैनेजमेंट यही करते हैं, सारे डिसीजन यही लेते हैं. और क्या सबसे ज़्यादा अगर आपको प्रॉफिट हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा शेयर किनका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का.
सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर, सच शेयर एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट, कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है प्रेफरेंस, यानी कि इनको किसी ना किसी चीज़ में प्रेफरेंस मिलती है. तो इनको दो चीज़ में प्रेफरेंस मिलती है. फर्स्ट, कि जब भी आपकी कंपनी वाइंड अप होगी तो इक्विटी शेयर से पहले इनकी कैपिटल इनको वापस दी जाएगी. और फर्स्ट इज, जब आपके पास प्रॉफिट बच जाता है क्रेडिटर वगैरह को इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद, तो जो प्रॉफिट बचा उसमें इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस मिलती है उनका डिविडेंड देने की. यानी कि इक्विटी शेयर को मिले या ना मिले, अगर प्रॉफिट बचा हुआ है तो पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाएगा, जितना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड उन्हें देना है. दे रिसीव डिविडेंड ऑफ फिक्स्ड रेट एंड दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट. लेकिन अगर ये कुछ अच्छा मीन्स कुछ गुड है तो कुछ बैड भी होगा. इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ये प्रॉपर ओनर नहीं है, ये एज अ क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, क्योंकि इनका पार्टिसिपेट इतना नहीं होता है मैनेजमेंट में, कभी कभी इन्हें इन्वॉल्व किया जाता है, वरना रियल ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर्स. अब प्रेफरेंस शेयर भी इसके भी वेरियस काइंड्स होते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, एंड रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल. सो क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव क्या होते हैं कि मान लो हम एक कंपनी में हैं और इस साल कंपनी को लॉस हुआ. सो एक कंपनी की जो साइकिल होती है जो भी पे करने की, मान लो कंपनी को 1000 अगर प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो शुरू की कॉस्ट होती है ना वो माइनस की जाती है. जैसे सेल्स वगैरह में जो कॉस्ट चली जाती है, मान लो उसके बाद हमारे पास बच गए 800, फिर हमें क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है. तो इंटरेस्ट में हमारे चले गए 600, बच गए 400. ये 400 किसके पास जाएंगे? अब हमारे कौन आएंगे? प्रेफरेंस शेयर. और इसमें से भी कुछ अमाउंट बचा तो किसके पास जाता है? इक्विटी के पास. लेकिन कभी ऐसा ईयर आया, ऐसा अकाउंटिंग ईयर आया कि कंपनी के पास लॉस था, तो वो क्या करेगी? प्रेफरेंस शेयर को भी लॉस प्रॉफिट नहीं दे पाएगी. इसका मतलब उनका अगर फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए हमारे पास 10 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और उनका फिक्स्ड अमाउंट है कि उन्हें 10% जो है प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ये इनका फिक्स्ड है. तो इस साल जब हमारा लॉस हुआ तो हम उन्हें पे नहीं कर पाए. तो क्यूमुलेटिव क्या होते हैं कि इस साल का 10% और नेक्स्ट ईयर जो उन्हें 10% देना है, दोनों इकट्ठा मिलेंगे. नेक्स्ट ईयर उन्हें उस नेक्स्ट ईयर का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पिछले साल लॉस की वजह से जो हम उन्हें डिविडेंड नहीं दे पाए थे वो भी कैलकुलेट होके मिलेगा, वो भी उन्हें दिया जाएगा. उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव. और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है कि जिस साल कंपनी ने लॉस बियर किया, उनका प्रॉफिट नहीं था और प्रेफरेंस शेयर को वो डिविडेंड नहीं दे पाए, तो वो डिविडेंड कभी रिकवर नहीं होगा. उन्हें नेक्स्ट ईयर में सिर्फ अगले ही ईयर का 10% प्रॉफिट मिलेगा, बाकी कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा. वो क्या होता है? नॉन क्यूमुलेटिव. एंड क्यूमुलेटिव में हम क्या करते हैं? उसे भी कैलकुलेट करते हैं कि पिछले साल का रहा हुआ है, ये भी देना है और इस साल का भी देना है. फिर है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट होता है, वो हमारे कौन से होते हैं? पार्टिसिपेटिंग. एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कि जिनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता, जिनका कहीं भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं होता है, या फिर जो हमारा सरप्लस बचता है. हमने अभी डिस्कस किया था कि जब लास्ट में जो सरप्लस बच जाता है उस पर किसका कंप्लीट राइट होता है? सिर्फ इक्विटी शेयर्स का. लेकिन कुछ कई बार ऐसा होता है कि इस पे प्रेफरेंस शेयर का राइट है, तो वो प्रेफरेंस शेयर कौन से होंगे? पार्टिसिपेटिंग. यानी कि जिसका सरप्लस पे राइट है, जिसका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन है, वो है पार्टिसिपेटिंग. एंड अदर आर नॉन पार्टिसिपेटिंग. जनरली जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग ही होते हैं. कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, यानी कि जिन प्रेफरेंस शेयर को हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करके, वो कौन से होते हैं? कन्वर्टेबल. और जिन्हें कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वो कौन से होते हैं? नॉन कन्वर्टेबल. रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल. अब हर शेयर की हमने बताया ना कि हर शेयर होल्डर के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होता है. मान लीजिए एक शेयर होल्डर है, उसके पास 100 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच. इसका मतलब उसके पास टोटल कितनी है? 10,000 है. अब इस 10,000 को हमने कहा कि प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस मिलती है कम रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि इस कैपिटल को रीपे करने की प्रेफरेंस मिलती है. लेकिन रिडीमेबल में क्या होता है कि वो प्रेफरेंस हमारी जो मिल रही थी वो वाइंडिंग अप के टाइम मिल रही थी, यानी कि जब हम कंपनी को लिक्विडेट करते हैं, बंद करते हैं, वाइंड अप करते हैं, तब उनको सबसे मतलब इक्विटी शेयर से पहले क्या दिया जाता है? कैपिटल दिया जाता है.
लेकिन अगर ए रिडीमेबल है तो उसमें क्या होता है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड मीन्स उसका 10 ईयर के बाद वो रिडीम हो जाएगी, चाहे कंपनी वाइंड अप हो या ना हो। तो एक पर्टिकुलर पीरियड पहले से ही उन्हें डिफाइन किया जाता है कि आपकी जो कैपिटल है वो वाइंड अप हो जाएगी। वो कौन से होते हैं? रिडीमेबल है, कि आपको आपकी कैपिटल एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिडीम कर दी जाएगी, वापस दे दी जाएगी, दैट इज रिडीमेबल। और जब आपको सिर्फ वाइंड अप पे ही कैपिटल वापस मिल सकती है तो वो कौन से होते हैं? नॉन रिडीमेबल, यानी कि जैसे हम पहले रिडीम नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, कि अब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट इज मीनिंग का ही डिफरेंस हो जाएगा। इक्विटी शेयर आर कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, कि वो ओनरशिप का एक पार्ट कंसीडर किए जाते हैं, ओनर होते हैं कंपनी के। प्रेफरेंस शेयर आर द शेयर दैट आर गिवन प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स, कि प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिन्हें इक्विटी शेयर के ऊपर प्रेफरेंस मिलती है। और किस चीज में प्रेफरेंस मिलती है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इक्विटी को कब दिया जाता है? सबसे लास्ट में दिया जाता है। और उन हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसको किससे दिया जाता है? आफ्टर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर को देने के बाद जो प्रॉफिट यानी कि इंटरेस्ट वगैरह हमने दे दिया तो उसके बाद किसे दिया जाएगा? हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लेकिन इक्विटी को कब दिया जाता है? सबसे लास्ट में। नेक्स्ट इज रीपेमेंट, कि जब आपकी जो कैपिटल है वाइंड अप के टाइम पे भी रीपेमेंट होगी तो सबसे लास्ट में किसको दी जाती है? इक्विटी। यानी कि अगर आपके पास प्रॉफिट भी है ना तो सारी चीजें पे करने के बाद इनकी बारी आती है, और उनसे पहले किनकी होती है? प्रेफरेंस शेयर की। यानी कि ये किनके ऊपर प्रेफरेंस पा रहे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स की, आफ्टर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर को देने के बाद इनकी रीपेमेंट की जाती है। डिविडेंड रेट, इनका डिविडेंड रेट फिक्स्ड होता है कि हर ईयर इन्हें इतना फिक्स्ड 10%, 12%, 15% फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देना ही होता है। लेकिन इक्विटी शेयर का कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता, सबको पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो उनमें डिवाइड किया जाता है। कभी वो ज़्यादा होता है, कभी वो कम होता है, कभी वो लॉस भी हो सकता है। रिडम्पशन उनका हमने किया था ना, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे इक्विटी शेयर पहले रिडम्प नहीं हो सकते, सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम रिडम्पशन होती है। वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं होता है। कन्वर्टेबिलिटी, कि इक्विटी शेयर्स को हम प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने टाइप पढ़ा था कि कन्वर्टेबल शेयर्स। एरिया ऑफ ट्रांसफर, नो एरियस मीन्स एरियर ऑफ डिविडेंड, की कोई भी ऐसा एरियर आते हैं तो ये नहीं, इसमें कोई भी इक्विटी शेयर में नहीं दिया होता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में दिए होते हैं। कई बार एरर आते हैं डिविडेंड में। स्टेटस, ये कौन होते हैं कंपनी के? इक्विटी शेयर्स क्या हैं? रियल ओनर ऑफ कंपनी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर एज अ क्रेडिटर वर्क करते हैं क्योंकि इनको हमें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड हर साल पे करना होता है। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, अब हमने मीनिंग कर लिया शेयर का, काइंड ऑफ शेयर कर लिए, और उनका क्या हमने डिफरेंस भी कर लिया। अब शेयर कैपिटल किससे बनी थी? शेयर से बनी थी। हमने शेयर कैपिटल का मीनिंग कर लिया, और अब किसकी आ गई? शेयर कैपिटल की काइंड्स की, यानी कि शेयर कैपिटल भी कितने टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल स्टेटेड इन कंपनीज मेमोरेंडम विच इज द कंपनीज फॉर टाइम बीइंग ऑथराइज्ड टू रेज, कि ये क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है, कि इससे ज़्यादा इतना ही कंपनी इशू कर सकती है अपनी लाइफ टाइम में। इसको अल्टर किया जा सकता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल किया जाता है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है। लेकिन ऑथराइज क्या है कि कंपनी के आर्टिकल में और मेमोरेंडम में आपने डाल दिया है कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही कैपिटल इशू करेगी, इतनी ही कैपिटल रखेगी। वो क्या होती है? हमारी ऑथराइज कैपिटल। हम साथ साथ एग्जांपल लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि 10 लाख हमारी क्या है? ऑथराइज कैपिटल है। नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि अब ये 10 लाख का पार्ट है विच इज इशूड टू पब्लिक बाय अ कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन, कि जो हमने अब पब्लिक में इशू कर दी है सब्सक्रिप्शन के लिए। कि अब कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कितना इशू कर सकती है? बस 10 लाख। 10 लाख ही वो क्या कर सकती है? शेयर कैपिटल कंपनी किसी भी पब्लिक से या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट से क्या कर सकती है? एक्वायर कर सकती है। अब इशूड कैपिटल क्या है कि जो कंपनी ने पब्लिक में इशू कर दी है, मान लीजिए हम 1 लाख लेके चलते हैं, 1 लाख कंपनी ने इशू कर दी है, वो क्या है? 10,000 एट द रेट 10 ईच, कि ये इतनी है। कंपनी ने क्या किया? ये पब्लिक में इशू कर दी है, पब्लिक में डाल दी है, अब एप्लीकेशंस आएंगी।
नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, वो किसका पार्ट है, अब इशूड कैपिटल का। इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, कि हमने पब्लिक में 1 लाख इशू की थी, यानी कि हमारे 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए थे कि लोग उस पर एप्लीकेशन लगाएं। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, उस 10,000 @ 10 में से कितने पर लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है, सब्सक्राइब कर लिया है, वो क्या होती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फॉर अ कंपनी वेयर द फुल सब्सक्रिप्शन अकर, अगर एक ऐसी कंपनी है जिसमें 10,000 के 10,000 शेयर को लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, तो हमारी इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 10,000 के 10,000 अगर सब्सक्राइब कर दिए, इसका मतलब 10,000 @ ईच इज इक्वल टू 1 लाख, और हमारी इशूड कैपिटल कितनी थी 1 लाख। लेकिन 10,000 की जगह सिर्फ 8,000 ही लोगों ने क्या किए, सब्सक्राइब किए हैं, तो वो कितनी हो जाएगी 80,000, यानी कि कितनी 20,000 हमारी कितनी क्या रह जाएगी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं की। नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी, कि अब ये क्या है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट है। हमने क्या किया था 80,000 लेके चले थे ना, कि ये किसने कर लिया, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया 8,000 @ 10, कि ये पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया हमारे 1 लाख में से। लेकिन हमारी कोल्ड अप क्या कैपिटल क्या होती है, वो भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट है। अब कंपनी ऐसा तो करती नहीं कि 10 रुपए का एक शेयर है तो वो सारे 10 के 10 रुपए इकट्ठे ही मंगाती है। ऐसे वो क्या करती है, पहले एप्लीकेशन मनी आता है, फिर अलॉटमेंट, फिर क्या आती है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो ऐसे ही जैसे 3, 3, 2 और 2 ऐसे आएंगे। तो पहले कितने आएंगे 8,000 इंटू में 3, देन 8,000 इंटू में 3, यानी कि 2400 ऐसे कर करके क्या हमारे पैसे आएंगे। सो सबसे पहले कितने आ रहे हैं, सिर्फ 3 आ रहे हैं, या फिर हम लगा के चल रहे 6 मंगा रहे हैं हम फर्स्ट कॉल पे। तो क्या हो जाएगा कि सिर्फ कॉल्ड अप कैपिटल वो होगी जो आपने कॉल की है। 10 के 10 आप ईच इकट्ठा नहीं ले रहे हो। मान लो आप 8,000 के साथ पहले आपने 5 मंगाए हैं, तो 40,000 क्या हो जाएगी हमारी कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। अब 40,000 हमने क्या मंगाए हैं, 8,000 के साथ हमने कितना कोल्ड किया है 5, तो कितनी हो जाएगी हमारी 40,000। देन पेड अप कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच वॉज कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड इट इज पेड अप बाय द पर्सन हु आर एप्लीकेशन, कि जो लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी, हमने कितने मांगे हैं 40,000 मांगे हैं। अब कितने पे करने थे, यानी उन्हें हर शेयर पे 5 रुपए पे करने थे। लेकिन कई ऐसे भी होंगे जिनकी क्या हो गई मतलब फेल हो गए, वो पे करने में कर नहीं पाए, और हमारे पास आए 30,000। सो वो 30,000 क्या हो जाएगी हमारी पेड अप कैपिटल, यानी कि कॉल्ड अप में से वो कैपिटल जो पब्लिक ने पे कर दी है। देन ये भी कहा जाता है कि इट इज जनरली इक्वल टू द कोल्ड अप कैपिटल माइनस ऑल कॉल इन एरियर्स। इसका मतलब क्या है कि हमारी कोल्ड अप कैपिटल में से उसे माइनस कर दे कि कुछ लोग मतलब दे नहीं पाए, या फिर कोई ऐसा मीन्स क्या बोलते वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, कुछ ऐसा हो गया कि वो पैसे आ नहीं पाए, मान लो 10,000 आ नहीं पाए, तो कोल्ड अप कैपिटल कितनी थी 40,000। ये हमारी क्या हो गई कॉल इन एरियर। सो ये कितना बच गया 30,000 हमारी क्या है पेड अप कैपिटल। एंड लास्ट इज रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल यानी कि जब हम कैपिटल का कोई पार्ट रिजर्व करके संभाल के रख देते हैं कि आगे कोई इमरजेंसी आई हम उसमें यूज कर लेंगे, आगे किसी इमरजेंसी पर्पस के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। नाउ ऑल्ट्रेशंस इन शेयर कैपिटल, कि हमें अपनी शेयर कैपिटल में चेंजेस करनी है, हमको अपनी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करनी है, या फिर शेयर को स्टॉक में चेंज करना है, शेयर के डिनोमिनेशन को चेंज करना है, जैसे @10 थे उसकी जगह @5 करना है। सो ये सब करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जो हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर ऑल्ट्रेशंस इन शेयर कैपिटल। कंपनी कैन ऑल्टर इट शेयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू द डिजायर, कि अगर कंपनी चाहती है तो अपनी जो शेयर कैपिटल है वो उसे क्या कर सकती है चेंज कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और वो प्रोसीजर क्या है अब हम वही डिस्कस करेंगे। Procedure for alteration in share capital. First of all, company has to confirm whether it can alter their share capital or not. सबसे पहले कंपनी को क्या देखना पड़ेगा कि क्या उनके पास राइट है, क्या उन्हें अलाउ है कि वो अपनी शेयर कैपिटल को अल्टर कर सके। और वो कैसे देखेंगे, अपने आर्टिकल और मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम के कैपिटल क्लोज में और आर्टिकल के अपने सारे कंटेंट को पढ़ के कि क्या उन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि वो अपने शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकते हैं। सो अगर उसमें गिवन है कि आपके मेमोरेंडम में आपने दे रखा है, आपके आर्टिकल में आपने मेंशन कर
रखा है कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकती है, सो वो क्या करेंगे, इजिली अपनी शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकते हैं। इफ अ कंपनी डोंट हैव आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोविजन, कि लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल या फिर मेमोरेंडम में ये मेंशन नहीं है कि वो अपनी शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकते हैं, तो सबसे पहले उन्हें किस चीज को अल्टर करना पड़ेगा, अपने आर्टिकल और मेमोरेंडम को। मेमोरेंडम और आर्टिकल करने के लिए क्या करते हैं, वही सेम प्रोसीजर, बोर्ड मीटिंग, फिर मेंबर की मीटिंग, रेजोल्यूशन पास और आरओसी के पास वो सारी कॉपी भेज देना। तो सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ेगा शेयर कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। फॉर ऑल्ट्रेशंस इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हमने क्या किया कि अगर कंपनी को अलाउ है तो वो शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकती है, लेकिन हम वो प्रोसीजर लेके चलते हैं कि मान लो कंपनी को अलाउ नहीं है तो उन्हें क्या करना है, अब पहले एमओए और एओए को अल्टर करना है। तो वो अल्टर कैसे करेंगे, सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन द प्रोविजन फॉर द सेम, कि सेक्शन 61 के अंडर इसके रिगार्डिंग प्रोविजन है कि अगर एक कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को चेंज करना चाहती है और वो एओए में मेंशन है तो वो चेंज कर सकती है। और सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन द प्रोविजन टू इंक्रीज द ऑथराइज्ड कैपिटल, कि सेक्शन 13 और 14 के अंडर क्या आता है कि अगर आप अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर जो आपकी शेयर कैपिटल में चेंज करना चाहते हो वो अगर आपका ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीमेंट चेंज है, तो आप कौन से सेक्शन के अंडर आते हो, सेक्शन 13 एंड 14। अब आपको अल्ट्रेशन किस में करनी है, आपके आर्टिकल में और मेमोरेंडम में। सो द अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल एंड मेमोरेंडम कैन बी डन ओनली, कि कब हो सकती है, जब आपकी जो स्पेशल ईजीएम होती है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो मेंबर्स की ईजीएम होती है, मेंबर की दो ही मीटिंग होती है, ईजीएम एंड एजीएम। एजीएम क्या होती है, एनुअल जनरल मीटिंग जो हर साल रखी जाती है, और उसके अलावा जितनी भी मीटिंग होती है वो क्या होती है, ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो उस मीटिंग में जब 75% ऑफ योर मेंबर ये कहेंगे कि हाँ आप आर्टिकल और मेमोरेंडम को चेंज कर सकते हो, वो कंसेंट देंगे, तभी आप एओए और एमओए में क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। क्लोज 4 एंड 5 आर डीलिंग विद इट, क्लोज 4 एंड 5 डील करते हैं। क्लोज 4 किसके लिए होता है, मेमोरेंडम के अल्ट्रेशन के लिए, और क्लोज 5 होता है, सॉरी क्लोज 4 किसके होता है, आर्टिकल के लिए होता है, एंड क्लोज 5 हमारे मेमोरेंडम के लिए होता है। आफ्टर ऑल्ट्रेशंस इन आर्टिकल एंड मेमोरेंडम, अब हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर लिया कि हमने बोर्ड की मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाने के बाद हमने ईजीएम रखी, ईजीएम में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, सारे क्लोजेस और सेक्शन को फॉलो करते हुए हमने आर्टिकल और मेमोरेंडम में क्या कर दिया, ऑल्ट्रेशन कर लिए हैं। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारे कंपनी का आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, उसको हम क्या भेजेंगे, 30 डेज के अंडर कॉपी ऑफ अल्ट्रेशन इन, जो भी आपने अल्ट्रेशन रखी है एमओए में और एओए में, कंसेंट ऑफ मेंबर, और जो आपने रेजोल्यूशन पास किया है उसकी कॉपी हम आरओसी को भेज देंगे और हमारी अल्ट्रेशंस अप्रूव्ड हो जाएंगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम पे क्या, कंपनी पे भी फाइन लग सकता है, और अगर कोई पर्सन, एक स्पेसिफिक पर्सन उसके लिए गिल्टी है तो 1000 रुपीज पर डे, कि हर दिन का उस पे फाइन होगा 1000 रुपीज का, और मैक्सिमम क्या हो सकता है 5 लाख रुपीज, जो भी कम फाइन बनता होगा वो उसे पे करना पड़ेगा। After completing alterations in article and memorandum, company can continue with the alteration in share capital, कि अब AOA और MOA में alteration उन्होंने कर लिया है, अब AOA या MOA में mention हो गया है कि वो अपनी share capital को change कर सकती हैं, तो अब आगे आके वो अपनी share capital को change कर सकती हैं। And if company didn't need to change, लेकिन अगर ऐसी कंपनी थी जिसमें पहले से ही mention था, तो वो सीधा continue इस step से क्या है, अपने उसको continue कर सकती थी share capital के alterations को। Now, company convey the board of director meeting for alteration in share capital in which ड्राफ्ट नोटिस इज पास्ड फॉर द मेंबर मीटिंग, कि अब क्या है, 7 दिन पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं, बीओडी कंपनी के जो हैं, उनको क्या दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा कि भाई मीटिंग है, सब मीटिंग में प्रेजेंस होंगे, और वो क्या करेंगे, नोटिस पास करेंगे, किसके लिए, मेंबर्स की मीटिंग के लिए। फिर मेंबर की मीटिंग बुलाई जाएगी, मेंबर की मीटिंग के लिए 21 दिन पहले नोटिस देना होता है, साथ में एजेंडा देना होता है कि एजेंडा क्या होगा, ऑल्ट्रेशंस इन शेयर कैपिटल, कि सब पहले से ही इसके बारे में सोच के आए, इसे पढ़ के आए कि हम इस चीज पे डिस्कस करने वाले हैं।
मेंबर्स की मीटिंग होगी, उसमें मेंबर के कंसेंट के अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन पास होगा, वो ऑर्डिनरी और स्पेशल दोनों हो सकता है। जो वोटिंग वगैरह होगी, मेंबर एग्री करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा कि हाँ हम शेयर कैपिटल में चेंज करना चाहते हैं। फिर कंपनी को स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंप एक्ट। फिर क्या है लास्ट स्टेप कि कंपनी विद इन 30 डेज, अब अगले 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना है, जो भी उन्होंने एल्ट्रेशन की है अपनी शेयर कैपिटल में उसकी कॉपी, एमओए और एओए में जो अल्ट्रेशन की थी उसकी कॉपी, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसकी कॉपी, और कंसेंट की कॉपी किसे भेजनी है, आरओसी को। कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं, कॉपी ऑफ अल्ट्रेशन इन आर्टिकल एंड मेमोरेंडम, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास, यानी कि जो ईजीएम में रेजोल्यूशन पास हुआ है, मेंबर की मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसकी कॉपी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग की कंपनी में क्या क्या डिस्कस हुआ, जो मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ था उसकी मिनट्स, स्टैंप ड्यूटी और कंसेंट ऑफ मेंबर इन केस ऑफ शॉर्टर नोटिस। हमने किया था कि 21 दिन का नोटिस होता है, लेकिन अगर शॉर्टर नोटिस दिया जाता है तो उसका कंसेंट भेजना होता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। कीप सपोर्टिंग।